हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा विद फील्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो ये सीरीज का पार्ट 54 वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ जो भी हमारे प्रोविजंस हैं आईएएस 456 के पर्टेनिंग टू एक्सपेंशन जॉइंट्स इन बिल्डिंग्स, वो सारी चीजें कवर करूंगा और इससे जो रेलेवेंट हमारे और अदर आईएएस कोड्स हैं कैसे वो कोरिलेट किए जाएंगे फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपेंशन जॉइंट इन द बिल्डिंग्स। और बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हमारे कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं बिल्डिंग में, हम एक्सपेंशन जॉइंट अपनी बिल्डिंग में क्यों प्रोवाइड करते हैं, व्हाट इज द बेसिक प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट्स, हमने कैसे डिजाइन करते हैं, हमारे जो 456 के प्रोविजंस हैं वो क्या कहते हैं पर्टेनिंग टू डिजाइन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट्स इन द बिल्डिंग्स। ठीक है, तो जो यहां पर हम बिल्डिंग्स वर्ड रेफर कर रहे हैं दैट इज बेसिकली अ कंक्रीट बिल्डिंग, बिकॉज हम आईएएस 456 के प्रोविजन पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग फोकस हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा कि हमारी जो कंक्रीट बिल्डिंग्स हैं उसमें हमारी एक्सपेंशन जॉइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और भी हमारे पास आईएएस कोड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जब हम कंक्रीट की स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर रहे हैं अपने लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के लिए, तो वहां पर हमारा जो जॉइंट के लिए स्पेसिफिकेशन के लिए कोड है दैट इज आईएएस 3370 पार्ट 1, जो कि बात करता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं इन सीसी स्ट्रक्चर्स जहां पर हमें लिक्विड स्टोर करना है। ठीक है, लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर हमें अपनी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट से, सेस्मिक डिजाइन की रिक्वायरमेंट से हमारे एक्सपेंशन जॉइंट्स में क्या प्रोविजन रहेंगे, उसके लिए हमारा जो कोड है दैट इज आईएएस 1893 पार्ट 1, ये 2016 में इसका रिवाइज्ड एडिशन आया है। ये हमारा क्राइटेरिया फॉर डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक बिल्डिंग्स का कोड है, जिसमें हमारा अर्थक्वेक के लिए जब हम अपनी बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं उस समय हमारा एक्सपेंशन जॉइंट क्या रखना है, कैसे डिजाइन करना है, उसको भी हम ब्रीफ में यहाँ पे कवर कर लेंगे कोरिलेट करके। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन के लिए भी हमारा ये कोड है जो ये डिसाइड करता है कि हमारा एक्सपेंशन जॉइंट कितना रहेगा। तो बेसिक जो हमारी कंक्रीट बिल्डिंग्स हैं उसके लिए जो हमारे आईएएस 456 के प्रोविजंस है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्लॉज है दैट इज रिलेटेड टू दी एक्सपेंशन जॉइंट्स। आप देख पा रहे हैं यहां बिल्डिंग में आपका एक गैप दिख रहा है, देयर इज अ सेपरेशन। ठीक है, देयर इज अ आरसीसी फ्रेम्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जहां पर आपको ये सेपरेशन दिख रहा है, एंड दिस सेपरेशन जो गैप है इसको हम एक्सपेंशन जॉइंट बोल रहे हैं अगर हम इन जनरलिटी इसको समझें। तो बेसिकली जो जॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे आईएएस 3414 हमारा एक कोड है, इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। आईएएस 3414 हमारा एक आईएएस कोड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने दिया है फॉर डिजाइन एंड बेसिकली इंस्टॉलेशन ऑफ जॉइंट्स इन बिल्डिंग। तो ये कई तरीके की बिल्डिंग की बात करता है, सिर्फ इसमें कंक्रीट बिल्डिंग्स के बारे में बात नहीं की गई है। इंक्लूडिंग कंक्रीट बिल्डिंग में हमारे डिजाइन और इंस्टॉलेशन आपके जॉइंट्स को कैसे करना है ये इस कोड में दिए गए हैं। ये कोड हमारा 1968 में इनिशियली पब्लिश हुआ था और 2000 में इसको रीअफर्म किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। तो जो गाइडलाइंस इसमें दी हैं आईएएस 3414 में, उसको भी हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो आईएएस 3414 के हिसाब से जो हमारा जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन है, हम 4 कैटेगरीज में अपने जॉइंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हमारा कंस्ट्रक्शन जॉइंट। जब हम अपनी आरसीसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस दौरान जो हमें कंस्ट्रक्शन स्टेज में जो जॉइंट्स हमें प्रोवाइड करने हैं, जैसे आपका एक दिन का काम खत्म हुआ, अगले दिन हमें फिर से कंक्रीटिंग करनी है तो हमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट दे देंगे। उसके लिए मैंने पहले भी आपको आईएएस 456 के पुराने वीडियोज में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरी कैटेगरी के जॉइंट्स है हमारे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स। थर्ड कैटेगरी के जो जॉइंट्स हैं दीज आर एक्सपेंशन जॉइंट्स, जिनको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। और फोर्थ कैटेगरी के जो जॉइंट्स हैं जो आईएएस 3414 के अकॉर्डिंग हमारा क्लासिफाइड है दैट इज स्लाइडिंग जॉइंट्स। तो बाकी जॉइंट्स पे अभी डिटेल पे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं।
तो जो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स और एक्सपेंशन ज्वाइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड दी मूवमेंट ज्वाइंट्स। ठीक है, मूवमेंट ज्वाइंट्स इसलिए कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जब वो मोशन कर रहे हैं ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस आर श्रिंकेज, तो जो मोशन आ रहा है उसकी वजह से जो एडिशनल स्ट्रेसेस हैं, अगर गैप नहीं होगा तो देयर विल बी एडिशनल स्ट्रेसेस जो कि लॉक्ड अप हो जाएंगी स्ट्रक्चर में, एंड दे विल क्रिएट क्रैकिंग इन द स्ट्रक्चर, जो कि हमारा इंटर्न ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। तो इन ज्वाइंट्स का भी प्राइमरी पर्पस हो गया कि दे हैव टू इंश्योर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी हमारा ज्वाइंट से टोटली कोरिलेटेड है। तो अब हमने यहां पर समराइज किया कि एक्सपेंशन ज्वाइंट IS कोड IS 3414 ने डिफाइन कैसे किया है। Joints provided to accommodate the expansion of adjacent building parts and relieve compressive stresses that may otherwise develop. Expansion joints essentially provide a space between the parts, जैसा कि आपको दिख रहा है या आप टॉप व्यू देख रहे हो, तो there is a gap between the slab, top slab of the building, जो कि essentially mandatory है। अगर हम अपने स्ट्रक्चर को टेम्परेचर लोड के लिए डिजाइन नहीं कर रहे हैं तो मे समटाइम्स बी प्रोवाइडेड विथ लोड ट्रांसमिटिंग डिवाइसेस। कभी कभी आपका ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ लोड ट्रांसफरिंग डिवाइस। कभी कभी इस गैप में आप लोड ट्रांसफरिंग डिवाइस भी फिट कर देते हो सो दैट कि हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में। ठीक है, और जनरली आपका ये जो गैप है दिस इज फिल्ड विथ एक्सपेंशन ज्वाइंट फिलर, जो कि कंप्रेसिबल इनफ होता है कि जब इसका एक्सपेंशन होगा ये इधर एक्सपैंड करेगा, ये इधर एक्सपैंड करेगा, तो देयर विल बी कंप्रेसिबिलिटी इन द फिलर मटेरियल, जो कि इसके मूवमेंट्स को अकोमोडेट करेगी। अगर वो एक्सपेंशन अकोमोडेट नहीं करेगी तो देन देयर विल बी एडिशनल स्ट्रेसेस जो कि स्ट्रक्चर में लॉक्ड अप हो जाएंगी एंड दे विल क्रिएट प्रीमैच्योर क्रैकिंग इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दे शैल बी compressible enough to accommodate the expansion of adjacent parts, having ability to regain 75% of the original thickness। तो ये हमारी जॉइंट फिलर की एक रिक्वायरमेंट दी है कि दे शैल बी, जब वो लोड हटेगा तो दे शैल बी हैविंग एबिलिटी टू रीगेन, जो ओरिजिनल थिकनेस है वो 75% रीगेन कर लें जब प्रेशर हमारा रिलीज हो, एक्सपेंशन का जब प्रेशर है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक पर्पस है एक्सपेंशन जॉइंट्स का, कि जो भी हमारा मूवमेंट्स हो रहे हैं टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से, उसकी वजह से जो हमारे एक्सपेंशंस होंगे उसको एकोमोडेट करना, सो दैट हमारी एडिशनल स्ट्रेसेस लॉक्ड अप ना हो स्ट्रक्चर में और हमारी प्रीमैच्योर क्रैकिंग और ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर बनी रहे। तो आरसीसी बिल्डिंग के लिए जो हमारा कोड कहता है कि व्हाट आर द रूल्स, कि आपको कब कब ये एक्सपेंशन जॉइंट्स किन सिचुएशंस में प्रोवाइड करने हैं। तो डिटेल्ड डिजाइन कंसिडरेशन तो हमारे IS 3414 में दी है, तो जो कोड ने कवर किया है वो हम 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्लॉज का आइटम है, इसको हम कह सकते हैं रूल नंबर 1, स्ट्रक्चर्स इन विच मार्क्ड चेंजेस। यहां पे ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर्स यानी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स इन विच मार्क्ड चेंजेस इन प्लान डायमेंशंस टेक्स प्लेस अब्रप्टली शैल बी प्रोवाइडेड विथ एक्सपेंशन ऑन जॉइंट्स एट द सेक्शन वेयर सच चेंजेस अकर। इसको समझते हैं डायग्रामेटिकली कि अगर हमारी कोई बिल्डिंग है इरेगुलर प्लान की, यानी अगर हम बिल्डिंग का प्लान बनाए वो कुछ इस तरह की है कि देयर आर चेंज इन डायमेंशंस इन द प्लान, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इरेगुलर शेप की बिल्डिंग है, तो आपको क्या करना है, आपको इस जहां से ये चेंज हो रहा है यहां पर गैप प्रोवाइड कर देना है। तो देयर विल बी वन एक्सपेंशन जॉइंट एट दिस लोकेशन, एक्सपेंशन जॉइंट एट दिस लोकेशन जहां पे देयर इज अ अब्रप्ट चेंज। तो इसका सिग्निफिकेंस जो है बेसिकली, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अलग तरीके से बिहेव करेगा, ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, तो जो लोड पाथ है हमारा वो कर्व्ड फॉर्म में आएगा। अगर मान लीजिए एक कॉलम यहां पर है, एक कॉलम यहां पर है, और ये हमारा स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड रहेगा, मोनोलिथिक रहेगा, आपने एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड नहीं किया, तो लोड पाथ कुछ इस तरह आएगा जिसकी वजह से यहां पर टॉर्जनल इफेक्ट्स आएंगे और इट विल फर्दर इंट्रोड्यूस क्रैकिंग इन द स्ट्रक्चर। तो ये जब चेंज इन प्लान होगा, अब्रप्ट चेंजेस इन प्लान, तो यहां पर आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना है। दूसरा रूल क्या कहता है, एक्सपेंशन जॉइंट शैल शो प्रोवाइडेड दैट द नेसेसरी मूवमेंट अकर्स विद अ मिनिमम रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। थर्ड रूल ये कहता है कि द स्ट्रक्चर adjacent to the joint should be preferably supported on separate columns or walls but not necessarily on separate foundations। ठीक है, ये इसका मैं आपको प्रैक्टिकल रीजन बता देता हूं
कि जब आपने ये एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया तो दो स्ट्रक्चर हो गए, बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 हो गई इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर में। तो आपका कुछ इस तरह बन गया। आपने ये एक पार्ट हो गया बिल्डिंग का, दूसरा एक्सपेंशन जॉइंट देके ये बनाया, कुछ इस तरह का गैप आपको मिलेगा। तो कोड ये कह रहा है, दूसरा रूल, कि इन दोनों का जो कॉलम्स हैं, एक कॉलम यहां आ रहा है मान लीजिए, एक कॉलम यहां आ रहा है, एक कॉलम यहां आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉलम्स जो है हमारे, ये सेपरेट होना चाहिए। इनके जो फाउंडेशंस हैं, यानी फाउंडेशंस जो इन कॉलम्स के होंगे वो हमारे कॉमन हो सकते हैं, यानी इसका कॉलम यहां आएगा और इसका कॉलम यहां आएगा, और ये स्ट्रक्चर हमारा इस तरह सपोर्टेड होगा। तो अब आप समझिए कि यहाँ पे फाउंडेशन कॉमन है, बट जो सुपर स्ट्रक्चर यानी जो कॉलम्स हैं वो दोनों बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग हैं। पर्पस ये है कि जो फाउंडेशन है, जो कि बेसिकली अंडरग्राउंड है, सब स्ट्रक्चर है, दैट इज कंप्लीटली बरीड। ये बरीड है, तो बरीड होने की वजह से इस पे जो टेम्परेचर इफेक्ट्स हैं वो डोमिनेंट नहीं होंगे। इस वजह से जो एक्सपेंशन है फाउंडेशन में वो हमारा नेग्लिजिबल होगा। सो इसको ध्यान में रखते हुए इनका जो फाउंडेशन है वो हमारा कॉमन हो सकता है, ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, बट जनरली यही रखा जाता है, फाउंडेशंस कॉमन आएंगे बट ऊपर आके सुपर स्ट्रक्चर में हम पार्टीशन कर देंगे, ठीक है। तो हमारे दो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, 2 इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स जिसके बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होगा सुपर स्ट्रक्चर लेवल पे, ठीक है। तो ये दिस प्रेफरेबली इट कैन बी डन। और यहां पे गैप जो होगा, यहां पे आप फिलर मटेरियल भी भर सकते हो एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ द डिजाइनर। फिर फोर्थ रिक्वायरमेंट ये है कि रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सटेंड अक्रॉस एन एक्सपेंशन जॉइंट एंड ब्रेक बिटवीन दी सेक्शंस शैल बी कंप्लीट। यानी यहां पर आपको रेनफोर्समेंट नहीं देना है, अदरवाइज वो फिर से हमारा स्ट्रक्चर इंटरैक्ट करने लगेगा, एंड अगर इंटरैक्शन हो जाएगा दोनों स्ट्रक्चर्स में तो देयर विल बी, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस, देयर विल बी क्रैकिंग इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे। यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने समराइज की हुई हैं कि आपको जो बिल्डिंग में एक्सपेंशन हो रहा है वो कैसे टैकल करना है। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक्सपेंशन जॉइंट्स आपने प्रोवाइड किया और एडिशनल स्ट्रेसेस जो हैं वो गैप क्रिएट करके बिल्डिंग में आपने रिलीव कर दिया, ठीक है। दूसरा रीजन ये है, तरीका ये है कि जो एडिशनल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं स्ट्रक्चर में उसको आप एडिशनल रेनफोर्समेंट, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं उनको एडिशनल रेनफोर्समेंट से आपने टैकल किया, और तो उस एडिशनल रेनफोर्समेंट के लिए आपको एक डिजाइन करनी पड़ेगी विच इज नोन एज टेम्परेचर लोड एनालिसिस। इस टेम्परेचर लोड एनालिसिस से आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपको एडिशनल रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट क्या है ड्यू टू जो टेम्परेचर स्ट्रेसेस हमारी डेवलप हो रही है स्ट्रक्चर में। तो ये लोड एनालिसिस के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें एक सॉफ्टवेयर हमारा फेमस सॉफ्टवेयर है विच इज नोन एज ई-टैब्स। ई-टैब्स में हम एनालिसिस कर लेते हैं टेम्परेचर लोड एनालिसिस की, और इसके बेसिस पर हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइनर एंड द बिल्डिंग। तो ठीक है, वी विल डिजाइन फॉर एडिशनल स्ट्रेसेस। उस केस में आपको एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका है कि हाउ विल टैकल दीज स्ट्रेसेस ड्यूरिंग अवर डिजाइन, ठीक है। उसके बाद हमारा 27.2 क्लॉज है, इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर ये समराइज हो गया कि हमारा किसी भी एक्सपेंशन बिल्डिंग के लिए एक्सपेंशन जॉइंट के लिए आपको लोकल टेम्परेचर क्या है उस एरिया का, ह्यूमिडिटी क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, प्लान एंड एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग्स क्या है, बिल्डिंग इरेगुलरिटीज कितनी है, मिसलेनियस और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिल्डिंग डिजाइन में स्पेशली एक्सपेंशन जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिक इरेगुलरिटी होगी तो सिस्मिक डिजाइन के हिसाब से भी हमारा जो जॉइंट की रिक्वायरमेंट है वो आएगी। वो कैसे आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर मास इरेगुलरिटीज है स्ट्रक्चर में, यानी कि एक ही बिल्डिंग में जो फ्लोर्स हैं देयर आर फ्लोर्स ऑन वन पार्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लेस इन अनदर, ठीक है। मतलब एक बिल्डिंग में एक साइड पे एक पोर्शन पे कम फ्लोर्स हैं, एक में ज्यादा फ्लोर्स हैं, तो देयर विल बी चांसेस कि हमारे डिफरेंशियल सेटलमेंट्स होंगे, मास इरेगुलरिटीज होंगी, जिसकी वजह से टॉर्जन आएगा, ठीक है।
तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है एक्सपेंशन जॉइंट्स को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए डिजाइन एंड डिटेलिंग की। एज पर IS 3414 के अकॉर्डिंग ये 3414 का एक्सट्रैक्ट है, इसमें लोकल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर क्लाइमेटिक डाटा है, कंप्लीट प्लान, एलिवेशन एंड डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग्स होनी चाहिए, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फॉर वाटर प्रूफिंग पर्टिकुलरली एट लोकेशन वेयर जॉइंट्स आर इंटेंडेड टू बी प्रोवाइडेड। ये ध्यान रखना है, अदरवाइज देयर विल बी चांसेस ऑफ लीकेज फ्रॉम दैट फिलर लोकेशन। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि जो हमारा IS 456 ने 27.2 क्लॉज में ये कहा कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसके बेसिस पर आपको एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना है, जैसे टेम्परेचर, एक्सपोजर टू वेदर, टाइम एंड सीजन ऑफ लेइंग ऑफ कंक्रीट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्सपेंशन जॉइंट जिसके बेसिस पर डिटेल किए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर कोड ने ये बोला कि नॉर्मली जो हमारे कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स की जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर ये स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, ये केवल बिल्डिंग्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप RCC की का ब्रिज बना रहे हो वहां पे भी ये कंडीशन एप्लीकेबल है। तो स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे आपकी ब्रिजेस हो, वहां पर आपको 45 मीटर से ज्यादा लेंथ अगर है, ठीक है, बिल्डिंग की प्लान में, तो यू हैव टू क्रिएट अ गैप। ये हमारा नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, ये स्ट्रिंजेंट, ये हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप एडिशनल स्ट्रेसेस को टेम्परेचर लोड एनालिसिस से डिजाइन करके टैकल कर ले रहे हो तो देयर इज नो नीड ऑफ प्रोवाइडिंग द एक्सपेंशन जॉइंट। तो जनरली हम 45 मीटर लेंथ पे प्रोवाइड करते हैं जब हम कन्वेंशनल अपनी डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि हमारी एक्सपेंशन जॉइंट और नेचर ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट्स क्या रहेगा, जो कि IS 3414 में दिया हुआ है। ठीक है, तो उनको प्रॉपरली एग्जामिन करना है और जो डिजाइनर है उसके डिस्क्रिप्शन पे रहेगा कि वो बिल्डिंग को कैसे डिजाइन करना है, क्योंकि जो एक्सपेंशन जॉइंट्स का प्रोविजन है जनरली प्रैक्टिकली अवॉइड करते हैं हम फील्ड पे फ्रॉम द फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्डिंग की फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम अवॉइड करते हैं, ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा दूरी पर ही हम एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड करें। तो फील्ड में आपको 60-70 मीटर पे भी एक्सपेंशन जॉइंट्स मिलेंगे, बिकॉज वो डिजाइनर ने एस्थेटिक्स और आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, बिल्डिंग की फंक्शनैलिटी को ध्यान में रखते हुए वो चीजें इनकॉर्पोरेट कर ली हैं और गैप हमारा डिजाइन में बढ़ा लिया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आप देखेंगे कि हमारा IS 456 जनरली 45 मीटर से ज्यादा लेंथ में एक्सपेंशन जॉइंट के प्रोविजन की बात करता है, लेकिन अगर IS 3414 की रिकमेंडेशंस देखेंगे तो वो थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर है। वो केवल कंक्रीट बिल्डिंग्स की नहीं बात कर रहा है। सबसे पहले कि जो आइटम है लोड बियरिंग वॉल्स विथ क्रॉस वॉल्स एट इंटरवल ट्रेडिशनल टाइप ऑफ 1 ब्रिक और 3, वहां पे हमारे जॉइंट्स 30 मीटर इंटरवल की बात करता है। वॉल्स ऑफ वेयर हाउस टाइप कंस्ट्रक्शन में जनरली हमारा मैक्सिमम 30 मीटर का इंटरवल है। छज्जास, बालकनीज और पैरापेट्स के केस में 6 से 12 मीटर का हम गैप रखते हैं। रूफ्स में ऑर्डिनरी रूफ स्लैब्स RCC की हैं जो मड, फुस्का और इससे प्रोटेक्टेड हैं। अनफ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना दिस इज अ अनफ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन, तो वहां पर हमारा लेंथ, थिकनेस, हाइट और वर्टिकल शेप स्ट्रक्चर्स में, LTHV शेप्ड स्ट्रक्चर्स में जहां पे चेंज इन डायरेक्शंस हो रहे हैं वहां पर हमारा जनरली 20 से 30 मीटर का इंटरवल रखेंगे। थिन अनप्रोटेक्टेड स्लैब्स में 15 मीटर्स का इंटरवल रखेंगे। फ्रेम्स, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली RCC फ्रेम के लिए है कि स्लैब्स, बीम्स, कॉलम्स डिवाइडिंग द बिल्डिंग्स इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल यूनिट्स। वहां पर कॉर्नर्स, मैंने जैसे आपको बताया कि प्लान चेंज हो रहा है तो कॉर्नर्स में रखेंगे, और जनरली एट 30 मीटर इंटरवल्स इन लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, जो कि हमारा 45 मीटर दिया हुआ है इस कोड में। कोपिंग के केस में करस्पॉन्डिंग टू जॉइंट्स इन द रूफ स्लैब्स के जॉइंट्स जहां पर आ रहे हैं वहीं पर आप कोपिंग के भी एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये टोटली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजाइनर, और ये रिक्वायरमेंट जो है ये हमारी मोर स्ट्रिंजेंट हैं जो हमारे IS 456 ने सजेस्ट की है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें IS 1893 की, जो कि हमारा क्राइटेरिया देता है कि हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कैसे डिजाइन कर रहे हैं, तो ये कहता है कि अगर दो हमारी बिल्डिंग्स हैं ऐसे और सेस्मिक डिजाइन के लिए कर रहे हैं तो आपको ये एडजेसेंट बिल्डिंग में ये सेपरेशन जॉइंट कैसे रखना है। दिस इज द एलिवेशन। ठीक है, तो
यहाँ पर स्टोरी डिस्प्लेसमेंट अगर हम मान लें कि ये Δ1 और Δ2 होगा, ठीक है, तो कोड ये कहता है जो एडजेसेंट गैप है आपको सेपरेशन, वो आपको r टाइम्स Δ1 प्लस Δ2 रखना है, वेयर r इज अ रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, जो कि जनरली 3 या 5 होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डक्टाइल अनडक्टाइल स्ट्रक्चर है तो स्पेशल और मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम्स के लिए हम ये 5 लेते हैं, तो 5 टाइम्स दी Δ1 प्लस Δ2, इतना हमें यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट रखना है, ठीक है, टू अवॉइड पाउंडिंग एज टू बिल्डिंग्स ऑफ सेम बिल्डिंग ऑसिलेट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिजाइन का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 45 मीटर की, लेट्स कंसीडर वन बिल्डिंग विच लेंथ एक्सीड 45 मीटर इन लेंथ, तो हमने Δ1 और Δ2 निकाला कि डिफ्लेक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ ईच पार्ट ड्यू टू अर्थक्वेक इज 8.2 mm, ठीक है। सेस्मिक डिजाइन कर रहे हैं तो सेस्मिक डिजाइन की वजह से जो स्टोरी में ड्रिफ्ट है वो हमारा 8.2 mm है दोनों का, और हमारा रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 5 है स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम का, तो मिनिमम साइज ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट जो हम ये मान लेते हैं कि फ्लोर आर एट सेम लेवल, तो ये आपका हो जाएगा। तो एवरेज निकाला आपने तो 41 mm आपका गैप आया, तो विल बी प्रोवाइडिंग 50 mm एक्सपेंशन जॉइंट। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन में आपको ये सारे कंसिडरेशंस लेने पड़ेंगे, बहुत डिटेल में भी हम नहीं जा रहे हैं। सो आई होप द वीडियो विल बी हेल्पफुल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।